नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए आज की क्लास के अंतर्गत हम करेंगे हिंदी साहित्य से संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और उनके विद सॉल्यूशन के साथ प्रश्नों को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं ताकि परीक्षा में उन प्रश्नों से संबंधित और अन्य तथ्य भी पूछ लिए जाए तो आसानी से आप उन सभी प्रश्नों का सही आंसर दे सको। तो आज की क्लास के अंतर्गत हम मैराथन क्लास नंबर 21 के प्रश्न नंबर 26 से कर लेते हैं शुरुआत, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही है सफलता का राज। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, एनटीए नेट की परीक्षा हो या किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी हिंदी संबंधी परीक्षा हो या कोई अदर परीक्षा हो जिसमें हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार साबित होगी। तो देख लेते हैं और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन को आगे बढ़ाते हुए शुरुआत कर लेते हैं प्रश्न नंबर 26 से। तो हिंदी साहित्य से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन के अंतर्गत हम करने की कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर संपूर्णानंद की रचना का नाम बताइए, जो कि हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकार हुए हैं डॉक्टर संपूर्णानंद जी। उनकी रचना का नाम बताना है हमें। तो आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर देना है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति या आचरण की सभ्यता या गेहूँ बनाम गुलाब या भाषा की शक्ति। तो आंसर हमारा सही हो जाएगा भाषा की शक्ति, जो है डॉक्टर संपूर्णानंद जी की रचना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित नहीं है और नहीं पर आपको ध्यान से पढ़ते हुए प्रश्नों को करना है। ये बार बार मैं आपको बताती हूँ। तो आपको बताना है स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त या ध्रुवस्वामिनी। तीनों नाटक हमारे जयशंकर प्रसाद जी के हैं, लेकिन करबला नाटक जो है मुंशी प्रेमचंद जी का है, जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है। इनका कथानक 5 अंकों और कुल 42 दृश्यों में विस्तृत है। यानी कि जो करबला नाटक है प्रेमचंद जी का, इसका जो कथानक है वो 5 अंकों और कुल 42 दृश्यों में विस्तृत किया गया है। मुंशी प्रेमचंद जी ने 3 नाटकों की रचना की। 1923 में संग्राम नाटक लिखा उन्होंने, 1924 में करबला और 1933 में प्रेम की वेदी। संग्राम, करबला और प्रेम की वेदी। मुंशी प्रेमचंद जी ने जो नाटकों की रचना की है वो कम ही की है, क्योंकि उपन्यास सम्राट का कथा सम्राट माने गए हैं प्रेमचंद जी। उपन्यासों और जो कहानियों की रचना मुंशी प्रेमचंद जी ने अधिक की है। नाटक केवल इन्होंने 3 ही लिखे हैं, संग्राम, करबला और प्रेम की वेदी। इन तीनों नाटकों में से कोई ना कोई परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। लगभग इन्होंने 300 कहानियों की रचना की है। प्रेमचंद जी की कहानियों की संख्या भी पूछ ली जाती है, तो आपको ध्यान रखना है। और 3 नाटकों की इन्होंने रचना की है। 1923 में संग्राम, 24 में करबला और 33 में प्रेम की वेदी। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 28। हरिबिंदी किस साहित्यकार की कहानी है? तो हरिबिंदी नाम से जो कहानी लिखी है वो किस साहित्यकार की है? तो महिला रचनाकारों से भी संबंधित 2-3 प्रश्न परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जाते हैं। इनको भी आपको ध्यान रखना है। हर एक महिला जो ये महिला साहित्यकार रही है हमारी हिंदी साहित्य के अंतर्गत, इनके द्वारा लिखी गई रचनाओं को भी आपको बार बार रिवाइज कर लेना है, ताकि परीक्षा में इनसे संबंधित भी कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप आसानी से आंसर दे सको उसका। तो देख लेते हैं। और इन्हीं प्रश्नों में से आपको इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं में से परीक्षा में भी काफ़ी सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो देख लेते हैं। मुर्दला गर्ग जी की कहानी है हरिबिंदी, तो आपको ध्यान रखना है। तो हरिबिंदी कहानी में दाम्पत्य जीवन की एक रास्ता में उभी हुई युवती की मनोदशा का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। मैत्री पुष्पा जी की जो कहानियाँ हैं उनको भी हम देख लेते हैं। स्मृति दंश, चाक, गुनाह बेगुनाह, अलमा कबूतरी, लकीरें, आंगन पांखी और खुली खिड़कियाँ। उषा प्रियवंदा जी की कहानी भी देख लेते हैं। वनवास, कितना बड़ा झूठ, शून्य, जिंदगी और गुलाब के फूल, एक कोई दूसरा। ये सभी कहानियाँ उषा प्रियवंदा जी की है, जिनमें एक कोई दूसरा काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। मुर्दला गर्ग जी द्वारा लिखी गई कहानियाँ। हरिबिंदी तो हमने देख ही लिया था।
हरी बिंदी के अलावा अनित्य, कर लेंगे सब हजम, जादू का कालीन, मंजूर नामंजूर और उसके हिस्से की धूप काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। फिर है मनु भंडारी जी की कहानियाँ, एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है और त्रिशंकु। और यही सच है काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी जाती है भाई, ध्यान रखना है। और मैं हार गई भी मनु भंडारी जी की ये जितनी भी रचनाएं हैं काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछी गई है, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इन सभी रचनाओं को आपको, इन सभी कहानियों को बार बार रिवाइज कर लेना है। और त्रिशंकु नाम से एक रचना अज्ञे जी ने भी लिखी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मनु भंडारी जी की कहानी का नाम है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका कौन है? शेष कादम्बरी जो उपन्यास लिखा गया उसकी लेखिका है हमारी अलका शारावगी जी, जो कि हिंदी साहित्य में एक प्रसिद्ध लेखिका हुई है। अलका शारावगी जी द्वारा लिखी गई ये हमारी जो हमारा उपन्यास है शेष कादम्बरी, ये अलका शारावगी जी द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध उपन्यास है। और अन्य जो यहाँ पर महिला साहित्यकार दी हुई है उनके द्वारा लिखे गए उपन्यासों को भी देख लेते हैं, ताकि परीक्षा में अलका शारावगी जी के अलावा और किसी जो महिला साहित्यकार के उपन्यास पूछे जाए तो आप बता सको। तो देख लेते हैं। मुर्तलागर के जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वे उपन्यास है चितकोबरा और कठगुलाब, ये दोनों उपन्यास मुर्तलागर जी के हैं। और उषा प्रियमंदा जी के जो उपन्यास है वो है 55 खंबे लाल दीवारें, रुकेगी नहीं राधिका, शेष यात्रा और अंतर्वेशी। मनु भंडारी जी के उपन्यास है आपका बंटी, महाभोज, 1 इंच मुस्कान, उसके बाद जो है स्वामी। और अलका शारावगी जी द्वारा लिखे गए उपन्यास है वो है कली कथा, पाया बाईपास, शेष कादम्बरी, कोई बात नहीं, एक ब्रेक के बाद। ये जो उपन्यास है ये अलका शारावगी जी द्वारा लिखे गए उपन्यास है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 30। आनंद कादम्बरी का संपादक कौन है? तो आनंद कादम्बरी का संपादन किस के द्वारा किया गया ये पूछा हुआ है। आंसर हो जाएगा हमारा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। मिर्ज़ापुर से आनंद कादम्बरी का जो संपादन किया गया बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है, इनका उपनाम है प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी इनका वास्तविक नाम है और उपनाम जो है प्रेमघन इनको उपनाम दिया गया है। प्रकाशन वर्ष रहा है 1881। ऑप्शन में जो और अन्य साहित्यकार दिए गए हैं जैसे कि बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनके द्वारा संपादित पत्रिकाओं के नाम भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। बालकृष्ण भट्ट जी ने निकाली प्रदीप पत्रिका, हरिश्चंद्र जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी रहे हैं उन्होंने निकाली हरिश्चंद्रिका, बाला बोधनी और कवि वचन सुधा। प्रताप नारायण मिश्र जी ने निकाली प्रताप लहरी। और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी की पत्रिका तो आपने देख ही ली, उनका क्या नाम है? आनंद कादम्बरी। तो इस प्रकार से इन सभी साहित्यकारों की पत्रिकाओं को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इन्हीं में से परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी की अन्य कीर्तियाँ भी हम देख लेते हैं। कुछ प्रमुख रचनाएं जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। भारत सौभाग्य, प्रयाग रामागमन, संगीत, सुधा सरोवर और भारत भाग्योदय काव्य। तो ये सभी रचनाएं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी की है। भारत सौभाग्य 1888 में कांग्रेस महाधिवेशन के अवसर पर खेले जाने के लिए लिखा गया। और पत्रिका है इनकी 1881 में मिर्ज़ापुर से निकाली गई आनंद कादम्बरी, इनके द्वारा संपादित की गई है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। नाटक जारी है किस विधा की रचना है? तो नाटक जारी है नामक जो है एक हमारा क्या है? कविता विधा की रचना है, जो कि किसके द्वारा लिखी गई? ये है लीलाधर जुगड़ी जी द्वारा लिखा गया काव्य संग्रह। नाटक जारी है काव्य संग्रह जो है लीलाधर जुगड़ी द्वारा लिखा गया। और इनके अन्य काव्य संग्रह भी हम देख लेते हैं। शंखमुखी शिखरों पर नाटक जारी है, इस यात्रा में रात अभी भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, इम्पोर्टेंट है भाई, घबराए हुए शब्द, भय भी शक्ति देता है। ये सभी जो रचनाएं लिखी गई है काव्य संग्रह है ये लीलाधर जुगड़ी जी की है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर 32।
झूला नट उपन्यास के रचनाकार कौन है? झूला नट नामक जो उपन्यास है उसके रचनाकार जो है हमारी कौन है? महिला साहित्यकार मैत्री पुष्पा। मैत्री पुष्पा जी द्वारा लिखी गई झूला नट उपन्यास। उसके बाद देख लेते हैं झूला नट उपन्यास की रचना जो है मैत्री पुष्पा जी ने की। यह मैत्री पुष्पा का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। मैत्री पुष्पा की अन्य प्रसिद्ध कहानी जो रचनाएं हैं वे हम देख लेते हैं। उनमें शामिल है कस्तूरी कुंडल बसे, बेतवा बहती रही, स्मृति दंश, ये अभी हमने देखा ही था, फैसला, सिस्टर, अब फूल नहीं खिलते, गुड़िया भीतर गुड़िया इनकी आत्मकथा संबंधी रचना है जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। मैत्री पुष्पा जी की रचना गुड़िया भीतर गुड़िया एक आत्मकथा विधा की रचना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न नंबर 33। वोल्गा से गंगा किसकी कहानी रचना है भाई? वोल्गा से गंगा नामक जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई? ये है राहुल सांस्कृत्यायन जी की रचना। वोल्गा से गंगा राहुल सांस्कृत्यायन जी द्वारा लिखी गई कहानी संग्रह है और इनकी कहानियाँ इतिहास में मानवीय सभ्यता के विकास में घटी घटनाओं के मैसेंजर के लिए लिखी गई। और वोल्गा से गंगा जो है हमारे सभ्य समाज के शुरुआती युग के मातृसत्तात्मक होने को प्रतिपादित करती है। यह संग्रह स्त्री के वर्चस्व को भी बेजोड़ रचना मानी जाती है। स्त्रियों को महत्व दिया है इसमें। बढ़ते हैं आगे। यह राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा लिखी गई 20 कहानियों का संग्रह माना जाता है। इनकी कहानियाँ 8000 वर्षों तक 10,000 किलोमीटर की परिधि में बंधी हुई है। यह कहानियाँ बहुरूपीय मानवियों की सभ्यता के विकास की पूरी कड़ी को दर्शाता है। और श्याम सुंदर दास जी द्वारा लिखी गई रचनाएं हम देख लेते हैं जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं। साहित्यालोचन 1923 में, भाषा विज्ञान 1924, हिंदी भाषा और साहित्य 1930, रूपक रहस्य 1931, भाषा रहस्य भाग 1 1935, हिंदी के निर्माता भाग 1 और 2 1941-41, मेरी आत्म कहानी ये कई बार परीक्षा में पूछी जाती है। ये भी श्याम सुंदर दास जी द्वारा लिखी रचना है भाई। 1942 कबीर ग्रंथावली इन्होंने लिखी 1928 ईस्वी में और साहित्यिक लेख 1945 में। ये सभी रचनाएं जो है श्याम सुंदर दास जी की प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो कि परीक्षा में कोई ना कोई रचना पूछ ली जाती है। उसके बाद देख लेते हैं सरदार पूर्ण सिंह जी की रचनाएं। सरदार पूर्ण सिंह जी द्वारा जो है कुल 4 निबंध लिखे गए। मात्र 4 निबंध हम देख लेते हैं जो कि परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। सच्ची वीरता, कन्यादान, पवित्रता, आचरण की सभ्यता, ये 4 निबंध लिख करके सरदार पूर्ण सिंह ने जो है निबंध साहित्य में अपनी प्रसिद्धि भी प्राप्त की है, तो आपको ध्यान रखना है। और डॉक्टर नगेंद्र जी की जो रचनाएं हैं वे है विचार और विवेचन 1944, विचार और अनुभूति 1949। उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास भी इन्होंने लिखा। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 34। कालिदास के शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? तो कालिदास जी द्वारा रचित शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद करने वाले विद्वान हुए हमारे राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास द्वारा रचित शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किया। इन्होंने आगरा से प्रजा हितैषी नामक जो है पत्र भी निकाला। राजा लक्ष्मण सिंह ने, कई बार पूछा जाता है, राजा लक्ष्मण सिंह जी द्वारा निकाला गया पत्र ये है आगरा से प्रजा हितैषी नामक पत्र इन्होंने निकाला। और कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंश व मेघदूत का भी इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। उसके बाद इनमें से कौन सा कवि भारतेंदु मंडल के नहीं है? तो नहीं है पूछ रखा है। तो भारतेंदु मंडल के अंतर्गत हमारे कवि कौन कौन शामिल है ये भी हम सभी कवियों को एक बार देखेंगे। पर यहाँ पर जो हमारे दिए गए हैं 3 कवि प्रमुख प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन और जगन मोहन नहीं है भाई, ये जगमोहन है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 3 कवि हमारे भारतेंदु मंडल के हैं, लेकिन राम नरेश त्रिपाठी जी भारतेंदु मंडल के कवि नहीं हैं। तो देख लेते हैं भारतेंदु मंडल के जो प्रमुख कवि हुए हैं वे हैं
प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास और राधाचरण गोस्वामी। ये सभी जो हमारे लेखक भारतेंदु मंडल के अंतर्गत आते हैं। राम नरेश त्रिपाठी जी की प्रमुख रचनाएं हैं मिलन, पथिक, शौपन, मानसी, अन्वेषण, हे प्रभो, आनंददाता आदि। जो ये प्रमुख रचनाएं राम नरेश त्रिपाठी जी की है, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं। इनकी रचना जो है मिलन, पथिक, शौपन और मानसी, ये 4 रचनाएं परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं। बढ़ती हैं आगे। प्रश्न नंबर 36, छायावाद एक अस्पष्टतावाद है जिसमें भाव या रस क्या है अपितु इसकी छाया भी नहीं है। जो ये कथन है ये किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है सुशील कुमार द्वारा। हिंदी में छायावाद नामक इनकी रचना। ये भैया टाइपिंग मिस्टेक हो गया, तो ये आपको ध्यान रख। छायावाद एक अस्पष्टतावाद है जिसमें भाव या रस क्या है अपितु इसकी छाया भी नहीं है। ये सुशील कुमार जी द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। ये इनके ग्रंथ का नाम है हिंदी में छायावाद। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक के कारण भाई थोड़ा सा यहाँ लिखा गया है, ये हमारा हो जाएगा। हिंदी में जो छायावाद नाम से इन्होंने ग्रंथ लिखा सुशील कुमार जी द्वारा, उसमें ये पंक्तियाँ दी गई है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर हमारे 37 देख लेते हैं। देवकीनंदन खत्री जी द्वारा रचित निम्न उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देवकीनंदन जो है एक तिलिस्मी और जो है अय्यारी किस्म के उपन्यास लिखने वाले लेखक हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हुए हैं। उन्होंने तिलिस्मी और अय्यारी जो है उपन्यास लिखे हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो इनके जो उपन्यास है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहले से बाद के क्रम में हमें इनके उपन्यासों को लगाना है, तो देख लेना है। सबसे पहले लिखा इन्होंने चंद्रकांता, उसके बाद नरेंद्र मोहनी, फिर लिखा इन्होंने वीरेंद्र वीर, फिर जो है चंद्रकांता संतति। आज की क्लास में भाई एरोप्लेन से काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रहा है। बार बार मैं छत पे बैठी हूँ तो बार बार एरोप्लेन आ रही है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी क्योंकि आज मैं वीडियो गलत समय पर रिकॉर्ड करने लगी हूँ। तो आज थोड़ी डिस्टर्बेंस आपको इस क्लास में देखने को मिल रही होगी, तो इसके लिए मैं आगे से ध्यान रखूँगी। इस समय क्लास रिकॉर्ड नहीं करूँगी। थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना है इस चीज़ के लिए, तो देख लेना है। अगर वीडियो आपको पसंद आती है, प्रश्न भी आपको लगता है आपकी परीक्षाओं के लिए ये हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए भी आपको चलना है, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन भी मिलता है। तो देख लेते हैं। बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर हम 37 कर रहे हैं। देवकीनंदन खत्री जी के उपन्यासों को हमें क्रम वाइज लगाना है। तो सबसे पहले आएगा सी चंद्रकांता, फिर नरेंद्र मोहनी, फिर वीरेंद्र वीर, उसके बाद चंद्रकांता संतति और अंत में इन्होंने लिखा था भूतनाथ। तो अंत में आएगा भूतनाथ। तो इस प्रकार से पहले कौन सा आया, बाद में कौन सा आया, अगर प्रकाशन वर्ष आपको ध्यान ना रहे तो भी आपको देख लेना है। तो हम देख लेते हैं। आंसर हमारा हो जाएगा ए। पहले आएगा हमारा चंद्रकांता, सी होगा पहले, फिर होगा हमारा ए हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं इनके प्रकाशन वर्ष को भी, कब देवकीनंदन खत्री जी द्वारा उपन्यास इन उपन्यासों का प्रकाशन कब हुआ। तो देख लेते हैं। सबसे पहले चंद्रकांता 1888, फिर नरेंद्र मोहनी 1893, फिर वीरेंद्र वीर 1895, फिर चंद्रकांता संतति 1896, फिर है भूतनाथ 1907 का। अंतिम है भैया इनका। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 38 प्रश्न नंबर में जब हम देखें, एक सेकंड भाई, एक सेकंड। भिखारी दास के काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया गया है? तो भिखारी दास ने जो रचना लिखी है काव्य निर्णय नाम से, उसमें जो है हमें सर्वांग विवेचन देखने को मिलता है, यानी कि काव्य शास्त्र के सभी अंगों का इसमें प्रयोग किया गया है। जैसे कि भिखारी दास का काव्य निर्णय सर्वांग निरूपक काव्य है। इसमें काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, अलंकार, रस, भाव, ध्वनि, गुणीभूत, व्यंग्य, दुख, गुण और दोष आदि का विशद विवेचन है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 39। रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में कहा है कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है।
बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है, ये कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। वाक्य रचना व्यवस्थित है और शब्दों के रूप का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर है। यह बात बहुत कम कवियों में पाई जाती है। भूषण और देव के शब्दों का व्यवहार किया है। बिहारी की भाषा इस दोष से भी बहुत कुछ मुक्त है। अगर पूरा का पूरा कथन पूछ लिया जाए तो भी आपको ध्यान रखना है रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा कहा गया है। और रामचंद्र शुक्ल जी के जितने भी हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्रमुख कथन हैं वे भी हम जो है एक क्लास में पहले कर चुके हैं और फिर से जो है एक मैराथन क्लास के माध्यम से हम सभी कथनों को रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 40। जहाँ कलह तह सुख नहीं, कलह सुकन को सूल, सबे कलह एक राज में, कलह राज को मूल। जो ये पंक्तियाँ हैं ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। नागरीदास जी द्वारा लिखी गई पंक्तियाँ हैं। नागरीदास का वास्तविक नाम सावन सिंह है। ये किशनगढ़ के राजा थे और गृह कलह से ऊब कर ये वृंदावन चले गए। वहीं विरक्त भक्त के रूप में रहने लगे और आगे चलकर नागरीदास नाम से ये प्रसिद्ध हो गए। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 41। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ कई बार परीक्षाओं में पूछी जाने वाली ये आत्मकथा राजेंद्र यादव की है। राजेंद्र यादव ने 8 उपन्यास तथा 150 से अधिक कहानियाँ लिखी। प्रेत बोलते हैं, उखड़े हुए लोग, उल्टा, सह और माद, एक मुस्कान और जो है अनदेखे अनजाने पुल, मंत्र बुद्धि, एक था शैलेंद्र, इनके जो है प्रसिद्ध उपन्यास रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रेखाएं, लहरें और परछाइयाँ, देवताओं की मूर्तियाँ, खेल खिलौने, जहाँ लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, छोटे छोटे ताजमहल, टूटना आदि उनके प्रमुख कहानी संग्रह। टूटना कहानी संग्रह काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। टूटना कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है राजेंद्र यादव का। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 42। मणिकर्णिका के लेखक कौन है। मणिकर्णिका नामक जो एक दलित साहित्यकार द्वारा रचित रचना है, इसके लेखक माने जाते हैं तुलसीराम जी द्वारा लिखी गई जो है मणिकर्णिका रचना बनारस में आने पर जो है जीवन के अंत की प्रतीक जो मणिकर्णिका से ही लेखक का जैसे नया जीवन शुरू हो गया, इस प्रकार की ये इनकी रचना मानी जाती है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 23। महाकाल उपन्यास के लेखक कौन है। महाकाल उपन्यास के लेखक जो है अमृतलाल नागर जी हैं। इनके और अन्य उपन्यास देख लेते हैं। अमृतलाल नागर जी के 1947 में महाकाल उपन्यास लिखा। बूंद और समुंदर 1956, शतरंज के मोहरे 1959, सुहाग के नुपुर 1960, अमृत और विष 1966, 7 घूंघट वाला मुखड़ा 1968, एक दाना मिश्राए 1972, मानस का हंस 1973, नाचो बहुत गोपाल 1978। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना जाता है। सिंधी भाषा का जो विकास है अपभ्रंश की ब्राह्मण बोली से माना जाता है। ब्राह्मण अपभ्रंश से जो है सिंधी का विकास हुआ और 85 से हुआ लहंदा का और पंजाबी का विकास। मागधी से हुआ बिहारी, बंगला और उड़िया तथा असमिया का विकास। इनको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 85 से लहंदा और पंजाबी और सिंधी का विकास हुआ ब्राह्मण अपभ्रंश से। और अर्धमागधी से निकली पूर्वी हिंदी, जिसमें 3 बोलियां निकलकर सामने आई, अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 45। किस समीक्षक द्वारा जो है कहा गया कि किस समीक्षक ने ऐसा माना कि विद्यापति की पदावलियों को जीव और आत्मा के संबंध का रूपक स्वीकार किया है। किस समीक्षक द्वारा ये आपको बताना है। तो किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है, तो ये आपको बताना है। ये है आनंद कुमार स्वामी जी द्वारा। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 46। कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है, इनमें से कौन सी कहानी कमलेश्वर जी द्वारा रचित नहीं है। तो आपको बताना है राजा निर्वंशिया, मांस का दरिया और कस्बे का आदमी। ये तीनों कमलेश्वर जी की कहानियाँ हैं। एक और जिंदगी कहानी कमलेश्वर जी की नहीं है, मोहन राकेश की है, 1961 में लिखी गई। राजा निर्वंशिया, कस्बे का आदमी और मांस का दरिया, ये सभी कहानियाँ कमलेश्वर जी की हैं। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 47।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में जो है सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। तो सदुकड़ी जो शब्द है उससे अभिप्राय बताना है क्या है, तो इसका आंसर होगा हमारी राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली को जो है शुक्ल जी ने सदुकड़ी भाषा माना है कबीरदास जी की। तो कबीरदास की भाषा को सदुकड़ी नाम दिया है रामचंद्र शुक्ल ने। कबीरदास की भाषा को पंचमैली खिचड़ी कहा है श्याम सुंदर दास ने। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में हुआ, मृत्यु 1518। कबीर जो है संत कवियों में अपना एक प्रमुख स्थान रखते हैं। निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत संत काव्य के प्रतिनिधि कवि के रूप में माने जाते हैं। कबीरदास जी का नाम आता है। कबीरदास जी जो है भक्त कवि बाद में हुए हैं, लेकिन पहले ये समाज सुधारक कवि माने जाते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुकड़ी भाषा कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा को वाणी का डायरेक्टर कहा है। और कबीर की वाणी का जो संग्रह है उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया है। बच्चन ने लिखा है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर, भाई ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक के कारण यहाँ पर अमिय हलाल मद भरे शेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जेहित चितवत एक बार। जो ये पंक्तियाँ हैं ये किसके द्वारा लिखी गई, ये रसलीन जी की पंक्तियाँ हैं हिंदी साहित्य में। और ये पंक्तियाँ रसलीन की रचना अंग दर्पण से ली गई। बढ़ते हैं आगे। ये पंक्ति रसलीन जी द्वारा लिखित रसलीन जो है रीतिबद्ध कवि माने जाते हैं। इनका पूरा नाम सैयद गुलाम नबी और यानी कि रसलीन भी इनका उपनाम रहा है। और रसलीन कवि होने के साथ साथ ये अच्छे संगीतक व सुयोग्य सैनिक भी माने जाते हैं। यह रसवादी आचार्य कवि रहे हैं। दोहा छंद पर रसलीन का अद्भुत अधिकार रहा है। अंग दर्पण और रस प्रबोध रसलीन की रचनाएं हैं। अंग दर्पण में रसलीन ने नक्शिक वर्णन किया है और 180 दोहे हैं। रस प्रबोध में रस की विवेचना भी इन्होंने की है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 49। घनानंद किस वैष्णव संप्रदाय के हैं, तो घनानंद निम्नलिखित में से निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा अंतिम आज का एक कथन है, भाई कथन संबंधी प्रश्न है, क्योंकि आजकल जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाने का थोड़ा पैटर्न जो बदल चुका है, उसमें कथन और पंक्तियों से संबंधित अधिक प्रश्नों को पूछा जाने लगा है। इसलिए हम अपने प्रश्नों की इस सीरीज के अंतर्गत प्रश्नों के इस संकलन में कथन व पंक्तियों से संबंधित भी प्रश्नों को अधिक से अधिक रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। तो अपनी कहानी का आरंभ उन्होंने इस ढंग से किया कि जैसे लखनऊ के भांड घोड़ा कुदाते हुए महफिल में आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह मत जो है किसके संदर्भ में किया गया है, यानी किसकी कहानियों के बारे में ये बताया है उन्होंने, तो ईशा अल्लाह खां की जो प्रसिद्ध कहानी है रानी केतकी की कहानी, इसके संबंध में जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये रानी केतकी की कहानी के संबंध में ईशा अल्लाह खां जी द्वारा रचित जो कहानियाँ हैं उनके संबंध में इन्होंने ये कथन कहा है शुक्ल जी द्वारा कहा गया है कि अपनी कहानी का आरंभ इन्होंने इस ढंग से किया है जैसे लखनऊ के भांड घोड़ा कुदाते हुए महफिल में आते हैं। आचार्य शुक्ल जी का कथन है। अगर ये पूछा जाए किसके संदर्भ में है, तो ईशा अल्लाह खां जी की कहानियों के संदर्भ में इन्होंने ये बताया है। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न नहीं है भाई हमारे, तो आज की क्लास के अंतर्गत हम केवल 25 प्रश्नों को ही हमने किया है। तो आगे और अन्य प्रश्नों को जो है बढ़ाते हुए प्रश्नों की संख्या को और अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास करते हुए हम परीक्षा तक इसी तरह अधिक से अधिक प्रश्नों की सीरीज़ को श्रृंखला को इसी तरह हम आगे बढ़ाते रहेंगे। और अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जितने भी हमारे हिंदी साहित्य के अंतर्गत महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं उनको भी हम करने की कोशिश करेंगे। और एक मैराथन क्लास के माध्यम से हम सभी प्रश्नों की रिवीजन भी करने की अब पूरी कोशिश करेंगे। आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज आपको देखने को मिलने वाली है। अभी मैराथन क्लास के महामैराथन क्लास के माध्यम से हम करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में
और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ और व्याख्या सहित प्रश्नों को करने की आपकी जो ये हमारी सीरीज चली हुई है, इसमें आपको जो है काफ़ी हेल्प मिलेगी। और परीक्षा में ज़्यादातर जो जितने भी हमारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, इन्हीं सीरीज़ के माध्यम से इनकी रिवीजन होती चली जाएगी और परीक्षा में आपको इन्हीं तथ्यों से ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहूँगी कि वही वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट अवश्य किया करो, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का और अधिक मोटिवेशन मिलता है। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।